गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। और जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि अब आपके सामने है। और इस चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 1 लगाने वाले हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है और हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ में ही जो बच्चे आज नए हैं इनका मोस्ट एंड वार वेलकम है, और सभी बच्चों का भी। माय डियर स्टूडेंट, जो बच्चे यहाँ पर नए होंगे ये जरूर जानना चाहते होंगे कि मेरे किस तरीके से जो लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के उनको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, इसमें हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस की। कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटो रेस्पिरेशंस क्या है, और जो जनरल रेस्पिरेशन आप देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो 3 रास्ते जिन 3 रास्तों से आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहला रास्ता ये है कि आपको अगर ये इस समय ये जो लेक्चर चल रहा है, अगर अभी आप YouTube में देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन मिले। तो पहला रास्ता तो हो गया आपका YouTube चैनल। और अभी तक आपको पता होना चाहिए कि लगभग 18,500 से ज्यादा बच्चे आज पूरे इंडिया से हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं नीट के प्रिपरेशंस के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन। सेकंड रास्ता है, अगर आपको क्या करना है गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर DNCMI टाइप करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐप ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिस ऐप के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दिया गया है। कोई आपको प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, यस, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है 7237841191। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मैसेज भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपकी सारी इस नंबर से सॉल्व हो जाएगी। तीसरा जो रास्ता है वो टेलीग्राम ऐप के थ्रू है, वहां पर डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट का चैनल है, उसके थ्रू भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं जब भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। देखते हैं आज का ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट क्या है। यू कांट हैव ए बेटर टुमारो, आप कभी भी आने वाले कल को अच्छा नहीं बना सकते इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे, यदि अभी भी आप यस्टरडे या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब भी आपको मिलेगा वो वर्तमान मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। प्रेजेंट में अगर आपने अच्छा कर लिया तो फ्यूचर आपका अपने आप बन जाएगा। जैसे सपोज दैट आप नीट का गोल डिसाइड करते हैं तो जो टाइम चला गया है अब उसको तो आप नहीं गेन कर सकते, लेकिन जो टाइम बचा है उस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उस पर फोकस कर देंगे तो आपका नीट भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्लांट्स है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट्स क्या है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कहता है कि दिस चैप्टर डील्स, इस चैप्टर में आपको पता लगेगा सेलुलर रेस्पिरेशंस के बारे में, कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे सपोज दैट ये सेल है और सेल के अंदर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड डिकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यस, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही तो रेस्पिरेशन है। यस, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, या हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल कौन सा? जो हमने फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाया था वो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होके सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा और फाइनल उसका हम ग्लाइकोलिसिस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस करने के बाद पायरुविक एसिड बनाएंगे, पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाएंगे, उसका ब्रेकडाउन प्रॉपर करेंगे और हम एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, क्रेब साइकिल रन करेंगे। यस, फिर एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो सारा ब्रेकडाउन है फूड मटेरियल का क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, हम फूड इंटेक करते हैं, क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है?
एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है और कहां पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में पहुंचने के बाद ये मटेरियल कहां पहुंचता है, हमारे सेल के अंदर पहुंचता है। जब सेल के अंदर इस पहुंचता है यही ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को ही तो हम ऑक्सीडाइज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब हम उसको जलाते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वहां पे, तो जब हम वहां पर ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइनल जिस तरीके से आप ह्यूमन या एनिमल्स में देखते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स का फाइनल हम सेल्स के अंदर ले जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडाइज करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक वैसे ही वही मैकेनिज्म आपको प्लांट के केस में भी देखने को मिलेगी। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जहां एनिमल के केस में एनिमल्स को बना बनाया फूड इंटेक करना होता है, उसके पास क्षमता नहीं होती है फूड को प्रिपेयर करने की। वही दूसरी तरफ आप प्लांट के केस में देखेंगे तो प्लांट के केस में क्या, प्लांट सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, लाइट को ट्रैप करने की क्षमता है। दैट इज वाई वो अनेबल है कि वो फूड को बना सकते हैं। लेकिन फूड बनाने के बाद भी वो वही प्रोसेस करेंगे जो एनिमल के अंदर होगा। एनिमल के अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रिशन हमने लिए हैं उसको फाइनल हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे और एटीपी बनाएंगे। ठीक वैसे ही प्लांट के केस में भी ऐसा ही होता है। दैट इज वाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप एक नजर डालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल, सेल के अंदर ही टू रिलीज एनर्जी। और जब हम ब्रेकडाउन करते हैं फूड मटेरियल का तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का यूज करके फाइनली हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें एटीपी चाहिए, चाहे केस एनिमल का हो चाहे केस प्लांट का हो, दोनों को तो एटीपी चाहिए। इसीलिए एटीपी को तो क्या बोलते हैं, करेंसी है, सेल की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम एटीपी से एनर्जी निकाल लेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो फाइनल अगर आप एक लाइन में बात करें तो ठीक यहां पर होना क्या है कि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो हमने ग्लूकोज बनाया है, उस ग्लूकोज जो हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनाया था, उस ग्लूकोज को अब हम साइटोप्लाज्म में ले आएंगे, फिर उसका हम ग्लाइकोलिसिस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस में हम पायरुविक एसिड बनाएंगे और पायरुविक एसिड को फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाएंगे और वहां पर फिर हम उसको क्रेब साइकिल में रन करेंगे और उससे फाइनल हम एटीपी बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो चलिए एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, और भी मैं आपको थोड़ा सा डीप तरीके से समझाना चाहता हूं कि जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में वास्तव में होता क्या है। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट मैंने क्या दिया कि जो फूड सिंथेसाइज हुआ है, कहां फूड सिंथेसाइज हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ है। तो जो फूड सिंथेसाइज हुआ है प्लांट सेल्स के अंदर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या था कि फोटोसिंथेसिस में हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, और आप जानते हैं ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सुक्रोज में। क्योंकि सुक्रोज क्या है, इनर्ट का, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम सुक्रोज के ही फॉर्म पे ले आते हैं। तो सुक्रोज जो है इन प्रोडक्ट हम मानते हैं फोटोसिंथेसिस का। अब क्या होगा, हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया और फाइनल सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब हम सुक्रोज को चेंज करेंगे ग्लूकोज में, क्योंकि हमको ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलानी है इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से। कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा, अब जो सुक्रोज तो हम वहीं पर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ले आए और अब यहां पर हम क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस करेंगे। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है आपको पता है, यहां पर पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। मतलब जो हमारा C6H12 और O6 जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इससे हम पूरी एनर्जी नहीं निकाल पाते, पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं और हम क्या बनाते हैं, पायरुविक एसिड बनाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में एक 1 by 1 मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ग्लूकोज को धीरे धीरे हम ब्रेक डाउन करते हैं और उससे किस तरीके से उसकी एनर्जी हम निकालते हैं। और फाइनली किस तरीके से हम पायरुविक एसिड बनाते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा, पहले आपने समझा कि सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस में क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, ग्लूकोज बनाया, फिर हमने उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया। अब सुक्रोज को फिर हमने
ग्लूकोज पे कन्वर्ट कर लिया इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अब फाइनल ग्लूकोज जब बन गया, यस, तो यहां पर ग्लूकोज का हम ग्लाइकोलिसिस करेंगे, और यहां पर ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पार्शियली ऑक्सीडेशन ही कर पाते हैं। दैट इज वाई जो हमें नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो आपको पता है 2 एटीपी का होता है। कितने एटीपी का होता है? 2 एटीपी। बनते तो 4 एटीपी हैं। कितने बनते हैं? 4 एटीपी। लेकिन चूंकि 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, इसलिए जो नेट गेन हमको मिलता है सिर्फ 2 एटीपी का मिलता है। मतलब आपको पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है। चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन है। तो फाइनली हम ग्लाइकोलिसिस कहां करेंगे? साइटोप्लाज्म में करेंगे, और फाइनली हम पायरुविक एसिड बना लेंगे। अब क्या होगा? जब पायरुविक एसिड हमारा बन जाएगा, तो पायरुविक एसिड के पास अब 2 संभावनाएं रहेंगी। पहली संभावना क्या है कि अगर सेल के अंदर, अगर मान लो ये प्लांट सेल है, यस, और प्लांट सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर हमने क्या बनाया? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया, सुक्रोज ग्लूकोज से फिर कन्वर्ट हो गई इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से, क्लोरोप्लास्ट आ गया, और ग्लूकोज से फाइनली हम क्या बनाते हैं? पायरुविक एसिड बनाते हैं ग्लाइकोलिसिस से। अब ये पायरुविक एसिड बन गया। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर है, आप देख रहे हैं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, और अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन है, तो पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम बहुत अच्छे एटीपी बना लेंगे यहां पे। लेकिन अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो पायरुविक एसिड का फिर हम एनारोबिक ही रेस्पिरेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और एटीपी हमें सिर्फ कितने मिलेंगे? कम ही मिलेंगे। क्लियर है? तो क्या होगा? तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हम फर्मेंटेशन कराएंगे। किसका फर्मेंटेशन कराएंगे? पायरुविक एसिड का कराएंगे। और अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो फिर हम क्रेब साइकिल रन कराएंगे, क्योंकि क्रेब साइकिल के एंजाइम्स कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। क्लियर है मेरी बात? फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या बनाया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को हमने सुक्रोज में कन्वर्ट किया, सुक्रोज को फिर हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा। अब ग्लूकोज का हम ग्लाइकोलिसिस कराते हैं, ग्लाइकोलिसिस से हम पायरुविक एसिड बनाते हैं। अब पायरुविक एसिड के पास 2 संभावनाएं, अगर ऑक्सीजन है तो क्रेब साइकिल रन करेगी, और अगर नहीं है तो हम पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन कराएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ये जो एनर्जी एटीपी बनाने के लिए आती है वो कहां से आती है? तो जब हम, क्योंकि आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6 एस्टर O6। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इन्हीं बॉन्ड्स में तो एनर्जी छुपी हुई है, और इन्हीं बॉन्ड्स को जब हम तोड़ते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है फाइनल, उसी से तो हम एटीपी बनाते हैं। तो यहां पर एटीपी आप 2 तरीके का देखेंगे। एक तो देखेंगे सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन, मतलब हम विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए हुए ही हम एटीपी बना लेंगे ग्लाइकोलिसिस में। तो अगर एटीपी हम विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना रहे हैं, तो इस तरीके के एटीपी फॉर्मेशन को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन। और दूसरा हम करेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम एटीपी बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो माय स्टूडेंट, ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है कि एटीपी का फॉर्मेशन इस रेस्पिरेशन में कहां पर और किस प्रोसेस से हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल का है या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन आप देखते हैं, हमने फोटोसिंथेसिस में भी किया था, जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम रन कर रहे थे, तो वहां पर एटीपी को हम बोल रहे थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हम एटीपी का जब फॉर्मेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट। लेकिन जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तीसरा एटीपी फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल का, सबस्ट्रेट लेवल का सबस्ट्रेट लेवल के फास्फोराइलेशंस को बोलते हैं कि जब हम एटीपी का फॉर्मेशन करें, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की विदाउट मदद से अगर हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके के एटीपी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन। चलिए, यहां पर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीप तरीके से हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करें तो जो the compound
दैट आर ऑक्सीडाइज, वो कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होता है। जैसे रेस्पिरेशन में आपको पता है जो पायरुविक एसिड है, सबसे पहले हम ग्लूकोज को हमने क्या किया, ग्लाइकोलिसिस किया, पायरुविक एसिड बना लिया। तो ग्लूकोज क्या है, ये एक्चुअली वो सब्सटेंसेस है जिसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो वो सब्सटेंसेस या वो कंपाउंड जिसका हम ऑक्सीडाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो देखिए यहां पर ग्लूकोज क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। लेकिन ये भी मान के चलिए कि कुछ प्लांट्स के अंदर आपको प्रोटीन्स, फैट और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, इनको भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर एटीपी का हमें फॉर्मेशन करना है तो ग्लूकोज ही नहीं, हम फैट का, हम ऑर्गेनिक एसिड्स का, हम प्रोटीन्स का यूज करके भी फाइनली हम एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मतलब वो कोई भी कंपाउंड जिसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे उसको हम एक टर्म देंगे, हम उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लाइकोलिसिस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा कंपाउंड है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर शुड बी ग्लूकोज। क्लियर है बेटा? चलिए इसी कॉन्सेप्ट को देखो मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं। ये हमारी प्लांट सेल है। क्यों प्लांट सेल है? क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं ये सेल वॉल है और आपको यहां पर क्या मिल रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लांट सेल का। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये पूरा भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ये भरा हुआ है हमारा, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारा पेरोक्सीसोम। चलो जरा हम कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हम क्या बना रहे हैं, हमने यहां पर ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज को हमने सुक्रोज में कन्वर्ट कर लिया। जब ये सुक्रोज क्लोरोप्लास्ट में आया तो इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से हमने इसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। अब ग्लूकोज को हमने क्या कराया, हमने यहां पर ग्लाइकोलिसिस कराई और ग्लूकोज को जब हमने ग्लाइकोलिसिस कराया तो ये बन गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। अब अगर इस सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो ये पायरुविक एसिड कहां चला जाएगा बेटा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। और इस पायरुविक एसिड का अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है एसिटाइलेशन प्रोसेस होता है, एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और फुली हम यहां पर पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और जो नेट गेन आता है आपको पता है 36 एटीपी का आता है, लेकिन बनाते कितने टोटल, 38 एटीपी। तो अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये पायरुविक एसिड कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब दूसरी चीज देखो, अगर क्या हो, अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लें कि हमने सपोज दैट पायरुविक एसिड बनाया ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से और इस सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, तो अब ये पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और फिर वहां पर आपको पता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए यहां पर जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो सेल ऑर्गेनल्स यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रॉपर ऑक्सीडाइज करेंगे। और जब हम यहां पर क्रेब साइकिल रन करेंगे तो क्रेब साइकिल में जो हम एसिमिलेटरी पावर बनाएंगे, NADH+H+, FADH+H+, तो उनको हम फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाएंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है और फाइनल वहां पर हम एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहीं पर मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो जब हम लोग C3 प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक टर्म पढ़ा था फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम बोलते थे C2 साइकिल। अब फोटो रेस्पिरेशन, इसमें भी रेस्पिरेशन लगा है, तो यहां पर मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि C3 प्लांट में मेसोफिल सेल्स के अंदर जो रोबुस्टा एंजाइम होता है, यस, वो कभी कभी ऑक्सीजनेस की तरह काम करता है। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन को RuBP के साथ ऐड करा देता है और फोटो रेस्पिरेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। और फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस था वो आपको पता है 3 सेल ऑर्गेनल्स में होता है। पहला होता था क्लोरोप्लास्ट में, फिर ये जाता था पेरोक्सीसोम में और फिर ये जाता था माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगर कोई पूछे कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो कितने सेल ऑर्गेनल्स में होता है, तो 3 होता है क्रम से। पहला कहां पर, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा कहां पे, पेरोक्सीसोम और तीसरा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो फोटो रेस्पिरेशन अलग है, सेलुलर रेस्पिरेशन अलग है। क्लियर है? चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा और मैं आपको डीपली क्लियर करता हूं, जिससे कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए।
यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। हमने क्या फाइनल बनाया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सुक्रोज में। अब क्या होगा, अब ये सुक्रोज निकल के सेल के कहां पर आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा। जब क्लोरोप्लास्ट में आएगा तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी। कहां होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फाइनली हम ग्लूकोज से क्या बनाएंगे, पायरुविक एसिड बनाएंगे। कितने पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब क्या होगा, अब इस पायरुविक एसिड के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और इसमें क्रेब साइकिल रन करेगी। दूसरा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और इसमें हम फर्मेंटेशन करेंगे। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करें 2 ऑप्शंस में, तो जैसे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन और प्लांट सेल के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है। देखो अब क्या होने वाला है, अब होगा क्या कि पहला ऑप्शन अगर है तो क्रेब साइकिल हमारी रन करेगी, और जब क्रेब साइकिल रन करेगी तो यहां पर हम सबस्ट्रेट लेवल का भी फास्फोराइलेशन करेंगे, मतलब एटीपी बनाएंगे, और यहां पर हम एसिमिलेटरी पावर NADPH प्लस H+ भी बनाएंगे और FADH प्लस H+ भी बनाएंगे। और आपको पता है NADPH प्लस H+ से हम ATP बना लेते हैं और वही हम FADH प्लस H+ के साथ करते हैं जब हम इन दोनों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। यस, तो इस तरीके से तो पहला ऑप्शन आपके सामने है। तो पहले ऑप्शन में क्या होगा कि अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है तो हम ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर लेंगे और ग्लूकोज के अंदर जितनी भी एनर्जी है सबकी सब निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, प्लांट सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन आएगा। इस सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल बनेगा। यस, ये सेकंड ऑप्शन है, फर्मेंटेशन जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। आप जानते हैं जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, कि जब मसल्स, आप जानते हैं जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन वहां पर उतनी नहीं पहुंच पाती, तो इन एब्सेंस ऑफ जब हम फर्मेंटेशन करते हैं वहां पर, तो आपको पता है वहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं। तो ये एनिमल की केस में है और अल्कोहल आपके प्लांट के केस में है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपके सामने है। सेकंड ऑप्शन क्या है, फर्मेंटेशन का। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन था, इस फर्स्ट ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि ये जो NADPH प्लस H+ है और FADH प्लस H+ है, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, और वहां पर फाइनली हम ATP का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारा फाइनल उद्देश्य है किसका, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, रेस्पिरेशन जो हो रही है सेल के अंदर। क्योंकि हमारा फाइनल उद्देश्य क्या है, ATP का बनाना। चाहे केस एनिमल का हो चाहे केस प्लांट का हो, दोनों का फाइनल एक ही उद्देश्य है, ATP को हम बनाएं। क्लियर है बेटा। चल, यस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये जो फूड एनर्जी है, फूड एनर्जी की अगर हम बात करें, इट इज रिलीज इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। क्योंकि आप जानते हैं फूड क्या है, फोटोसिंथेसिस से क्या बना है, C6 बना है, एसिटोल बना है, O6 बना है। तो पूरी की पूरी एनर्जी फूड के अंदर है ना। तो धीरे धीरे जब हम इसको स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन करेंगे, क्योंकि जब हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होती है और डिफरेंट एंजाइम वर्क करते हैं, और जब डिफरेंट एंजाइम वर्क करते हैं तो धीरे धीरे हर स्टेप में हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं धीरे धीरे, और प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें जो एनर्जी है उसको निकालते हैं। तो इट इज रिलीज इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन controlled by enzymes and it is trapped as a chemical energy in the form of ATP। जो इससे एनर्जी निकलती है हम उसको किसमें ट्रैप कर लेते हैं, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है जब ATP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करता है तो क्या बनता है, ATP बनता है। लेकिन ये ऐड होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से आएगी, जब हम इसको स्लो वाइज एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शंस करेंगे तो वहां से एनर्जी आएगी और फाइनली हम ATP में कन्वर्ट। क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट। चलिए जरा दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एनर्जी रिलीज्ड होती है ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन में इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली, कभी भी इसका डायरेक्टली यूज नहीं होता,
बट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। एक्चुअली जो एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में डायरेक्टली यूज ना हो के हम उससे केमिकल एनर्जी अर्थात एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, which is broken down whenever wherever energy needs to be utilized। और इस एटीपी एनर्जी का हम वहां जहां पर यूज होता है, जरूरत है, वहां पर इस एटीपी को हम तोड़ के एनर्जी इसकी निकाल लेते हैं। तो एक चीज आप समझिए कि रेस्पिरेशन में जो हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है उसका डायरेक्ट यूज नहीं करते, उस एनर्जी का यूज हम कहां करते हैं, एटीपी के फॉर्मेशन में करते हैं। और जब एटीपी बन जाता है तो जब और जहां इस एटीपी की जरूरत है, एटीपी को कन्वर्ट करके, एटीपी को तोड़ के हम उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं और हम यूज कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? चलो, इसीलिए एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। तुरंत आप इसका यूज कर सकते हैं। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is used as precursor for biosynthesis of other molecule in the cell। अब जैसे सपोज दैट C6 है, S12 है, O6 है, जब ये टूटेगा तो आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचेंगे। तो इसमें इसका जो कार्बन वाला स्केलेटन है ये एक तरीके का प्रिकर्सर बन जाता है, बहुत सारे कुछ अदर बायोमॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में ये यूज हो जाता है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को समझा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस की। इस ग्लाइकोलिसिस में हम समझेंगे कि किस तरीके से फाइनली हम ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे और उससे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनाएंगे। तो जो बच्चे नए हैं अभी कभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बेटा जरूर करें, क्योंकि जब लाइक करते हैं तो ये भी मेरे लिए एटीपी एनर्जी का काम करता है। तो चलिए इस तरह से सेशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर with new topic glycolysis। Bye bye, see you, good night, bye।